अच्छा जी, तो यहाँ पे आपने जो सिंपल बिहेवियर पूछा था कि जी बच्चों में, स्पेशल बच्चों में जो चैलेंजिंग बिहेवियर होते हैं उनको हम किस तरीके से मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो चैलेंज बिहेवियर करने से पहले हमने ये चेक करना होता है जी कि जो स्पेशल बच्चे हैं जो हमें बिहेवियर डिस्प्ले दे रहे हैं, उस बिहेवियर की कॉज क्या है, जिसके लिए हम एबीसी मॉडल बनाते हैं। और उसमें हमने उन बच्चों को अल्टरनेटिव बिहेवियर सिखाना होता है कि व्हाट is the alternate behavior that the child needs to learn so that it does not become a challenging behavior for the child and for whoever XYZ person who is dealing with them. So instead of engaging in challenge behavior to escape or avoid certain situations and demands, individuals need to be taught alternate coping mechanisms such as self-advocating, appropriate protesting, appropriate protesting, प्रॉपर तरीके से कहना है बच्चे ने कि मुझे ये नहीं है, ये चाहिए है। यूटिलाइजिंग विजुअल शेड्यूल्स, राधे के छीनने की बजाय या कुछ इस तरह करने की बजाय द चाइल्ड नीड्स टू टेल कि मुझे इशारा करे कि मुझे ये चाहिए है। और अगर चीज़ें मुश्किल लग रही हैं या हो नहीं रही हैं तो बदतमीजी करने से बेहतर है कि वो हमें बता दे कि उसको ब्रेक चाहिए, ब्रेक के बाद वो ये काम करेगा, राधे को टेम्पर टेंट्रम थ्रो करे। उसके बाद जो अटेंशन सीकिंग एक एलिमेंट है जिसको हम डील करेंगे, द इंडिविजुअल्स कैन बी प्रोवाइडेड विद अपॉर्चुनिटीज फॉर अटेंशन, पॉजिटिव अटेंशन and reinforcement when engaging in appropriate behaviors to redirect attention seeking behavior। बहुत से बच्चे जो चैलेंजिंग बिहेवियर डिस्प्ले करेंगे वो शायद इसलिए भी करेंगे कि उनको अटेंशन सीकिंग चाहिए है। तो हमने मदर्स को ये सिखाना है कि रादर के बच्चा जो है वो गलत तरीके से आपकी टेंशन गेन करे, यू शुड कैच हिम डूइंग समथिंग गुड एंड ऑलवेज कैच हिम डूइंग समथिंग गुड, क्योंकि वो आपका टारगेट होता है उस वक्त कि हमने इसके इस बिहेवियर को ख़त्म करना है। तो वो जब तक वो बच्चा उस क्लास में है या जब तक वो हमारे साथ हमारी नज़र में है, हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, हम उसको वो चीज़ जिसको वो मांग रहा है उसको हम सिखाएंगे कि हम आपको पॉजिटिव अटेंशन दे रहे हैं। पॉजिटिव अटेंशन का मतलब ये भी हो सकता है कि वो तारीफ मांग रहा हो, वो क्लैपिंग मांग रहा हो, वो स्टार मांग रहा हो। तो वो जो चीज़ मांग रहा है हम उसको इतना ज़्यादा देंगे कि वो अटेंशन गेन करने के लिए कि वो गलत काम नहीं करेगा। Then there is a word known as tangible reinforcement. Rather than restoring or demanding or protesting behavior to obtain tangible items, individuals can be taught to communication skills, to request those items or activities. Individuals can also be taught to wait when those tangible activities are delayed। मतलब मुझे ये काम अभी चाहिए, मैंने ये अभी लेना है, रादर ये कहने की बजाय। और जिस तरह अक्सर बच्चे जो हैं वो शोर करना शुरू कर देते हैं, चीज़ें फेंकना शुरू कर देते हैं, तो बच्चों को हमने सिखाना है कि उनको चीज़ मिल जाएगी मगर 5 के काउंट के ऊपर। उनको वो चीज़ मिल जाएगी लेकिन 10 के काउंट के ऊपर उनको वो चीज़ मिल जाएगी। अगर हम 15 तक काउंट करेंगे तो उनको वेट करना है, लेकिन उनको चीज़ मिल जाएगी और उनको प्रॉपर तरीके से कहना है। दे हैव टू रिक्वेस्ट कि जी प्लीज़ मुझे टीवी का रिमोट दे दें, रादर के आप चीज़ें इधर उधर फेंकें या शोर शराबा करना शुरू कर दें, या आप जंपिंग करें या आप टेम्पर टेंट्रम थ्रो करें। बच्चे को हमने ये सिखाना है कि आप वेट करें फॉर 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5, you give the remote, then you take it back, then you tell wait for 10 seconds, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and the child is going to wait for 10 seconds। इस तरह हम डिलेड कंपोनेंट मैकेनिज्म के थ्रू उसको ये सिखाएंगे कि आपने जो रिक्वेस्ट की है उस पे आपको वो चीज़ मिल जाएगी लेकिन डिले के साथ, और उसको वेट करना है इस टेंजिबल रिइंफोर्समेंट में। लेकिन वो जो जो चीज़ मांगेगा तब तब हम उसको वेट कराएंगे ताकि उसकी आदत के अंदर वो चीज़ फौरन आ जाए। लेकिन इसमें एक और एलिमेंट भी होता है कि बाज़ दफ़ा जो हमारा जो बच्चे जो बिहेवियर
दे रहे होते हैं उसमें सेंसरी एलिमेंट भी आ जाता है, लेकिन वो ऑटिज्म में आता है। ऑटिज्म में भी आ सकता है। एडीएचडी का बच्चा है, उसके सर में दर्द हो रहा है तो वो बदतमीजी कर रहा है, वो भी एलिमेंट होता है। तो जब हमें पता है कि वो सेंसरी एलिमेंट्स है, तो फिर हम उन्हें सेंसरी नीड्स के थ्रू, ओटी के थ्रू डील कर लेते हैं। लेकिन दिस इज द लास्ट थिंग ना, जो हम हमारे बस में नहीं होगा, क्योंकि हमें उसको ओटी थेरेपिस्ट के पास भेजते हैं। लेकिन उससे पहले जो उसका जो इस्केप बिहेवियर है कि मैंने ये नहीं करना, मुझे ये चाहिए है, वो हमने ठीक करना है। कि मुझे यही चाहिए, बदतमीजी जो टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करना शुरू कर देते हैं कि मैंने नहीं करना, मुझे दर्द हो रहा है। या वो जी हम सपोज अगर ट्यूशन की टीचर ने आना है तो बच्चे ने घर से भाग जाना है। अगर कारी साहब ने आना है तो बच्चों ने सो के उठना ही नहीं है। तो ये वो वाले बिहेवियर्स हैं जो स्केपिंग बिहेवियर हैं, जो अवॉइड करेंगे। मैथ्स की क्लास होनी है तो उन्होंने वॉशरूम में चले जाना है और वॉशरूम में बैठ रहना है 15 मिनट। क्या है जी, मेरा पेट खराब था मैडम। तो मतलब ये वो वाला एलिमेंट है जहां पर आपको पता चल जाना चाहिए कि द चाइल्ड इज अवॉइडिंग अ टास्क। when the child is avoiding the task, then you sit with the child for the alternatives के लिए बैठते हैं बच्चे के साथ। अभी हम डिटेल में आगे कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एबीसी मॉडल बता दूं पहले। आपके पास ये वाला बच्चा जो है, जो आप रूम में आती है, टेम्पर टेंट्रम स्टार्ट कर देता है। टेंटर टेंट्रम स्टार्ट कर रहा है, तो वो what is the antecedent that you entered the class and the child threw a temper tantrum. He started screaming. The screaming is the behavior. आप क्लासरूम से बाहर चली जाती हैं, या आप उस बच्चे की तरफ देखती हैं और आप उस बच्चे के पास चली जाती हैं और उसका जो टेम्पर टेंट्रम है वो खत्म हो जाता है। दिस इज द कॉन्सिक्वेंस। सो एबीसी चार्ट में हम क्या कर रहे होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि व्हाट हैपेंड। हमसे कोई आगे पूछे जी, बच्चा बच्चा शोर मचा रहा है जी, व्हाट हैपेंड बेटा, क्यों क्यों शोर मचा रहा है, व्हाट हैपेंड। या बच्चे ने एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को हिट कर दिया। ओके फाइन। अगर आप क्लास में थेरेपिस्ट हैं और आप जा रही हैं, आप थोड़ी देर के लिए प्रिंसिपल के रूम में गई हैं और आप ही को थेरेपिस्ट कहती है कि जी इस बच्चे ने ये वाला बच्चा जो है ये रो रहा है। तो आप पूछती हैं व्हाट हैपेंड। वो कहती है कि जी इसने इसको मारा था। तो आप पीछे से पूछेंगे जी उससे पहले व्हाट हैपेंड, मतलब हाउ डिड द बिहेवियर अकर्ड। मारा क्यों था, किसने मारा था, किसको मारा था, व्हाट वाज द एंटीसेडेंट, व्हाट वाज द एक्टिवेटिंग बिहेवियर जिसकी वजह से जो एग्रेसिव बिहेवियर है, फिजिकल फाइट हुई थी। अब फिजिकल फाइट जब हुई तो उसका अंजाम क्या हुआ, वो कौन रोने बैठ गया और किसको सजा मिली। तो हमने वो कॉन्सिक्वेंस भी देखना है। ये नेचुरल बेसलाइन है जो हमने शुरू में बनानी है, अभी हमने इसमें इंटरवेंशन नहीं की है। इंटरवेंशन हम ए पे भी कर सकते हैं और हम बी पे भी कर सकते हैं। हम बिहेवियर अकर ही नहीं होने देंगे, या एंटीसीडेंट हम उन दोनों बच्चों को पास बिठाएंगे नहीं ताकि वो चीज हो ही ना। दिस इज एंटीसीडेंट बिहेवियर। ये एग्जांपल दी हुई है उन्होंने यहाँ पर। टॉम इज कुकिंग डिनर। ठीक है, उसके बाद बिहेवियर क्या हुआ कि एथन जंप्स ऑफ द काउच। कॉन्सिक्वेंस, टॉम टेल्स एथन टू स्टॉप। ये कॉन्सिक्वेंस हो गया। उसके बाद टॉम इज पुटिंग एथन टू बेड एंड वॉकिंग अवे। अब एथन जंप्स ऑफ द बेड। अब टॉम कम्स बैक इन दी एंड टेल एथन्स टू स्टॉप जंपिंग। फिर अगली एग्जांपल, टॉम फिल्स आउट द पेपर वर्क। अब एथन जंप्स ऑफ द बुक केस। अब टॉम टेल्स एथन टू स्टॉप। सो हम, ये हमारी बेसलाइन है। हम सिर्फ देख रहे हैं कि जंपिंग बिहेवियर कहाँ हो रहे हैं और जंपिंग बिहेवियर की पॉजिटिव इफेक्ट्स कहाँ पर हैं। टॉम साहब जब भी कोई सीरियस काम कर रहे होते हैं, एथन साहब ने आके वो मतलब उसको तंग करना होता है, और फिर एथन आता है और उसको लटाता है, उसको अटेंशन देता है। तो हमें पता चल रहा है कि इट इज बेसिकली एन अटेंशन सीकिंग बिहेवियर विच टॉम
विच एथन वॉन्ट्स फ्रॉम टॉम। इसीलिए वो जब बिजी हो जाता है तो एथन साहब कोई ना कोई हरकत करना शुरू कर देते हैं। अब हुआ क्या, अक्सर हमारे पास जो डिसेबिलिटी के साथ जो बच्चे आएंगे, वो उनकी फंक्शनल कम्युनिकेशन हमने चेक करनी होती है। उनकी फंक्शनल कम्युनिकेशन जो है वो डिसरप्टेड होती है। उनको कम्युनिकेट करना आता है लेकिन सही तरीके से नहीं आ रहा होता। तो हमने उनको बताना है कि डिसरप्टिव और स्टेरियोटाइपिकल नॉन फॉर्मेटिव तरीके के बजाय आप प्रॉपर तरीके से लेबलिंग के थ्रू, पॉइंटिंग आउट के थ्रू आप हमें बताएं कि व्हाट डू यू वांट। अब उसका क्या तरीका होगा, हम उसमें जब फंक्शनल एनालिसिस करते हैं तो हम डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम, कि जी बच्चे ने शोर कम मचाया। The child cannot talk, right? See, suppose we are talking about autism. Autism, the child is non-verbal, but the child can communicate non-verbally. प्रॉब्लम ये हुई जब बाजी आया और बच्चे ने शोर मचाना शुरू कर दिया, उसने चीजें फेंकना शुरू कर दी हैं। द फादर हैज नॉट स्टेप्ड इनटू द रूम येट। Determine the function of the behavior. What is the child doing? The child has come to know function. K, the father has come and he is throwing things here and there. Why? Because he wants कि जैसे ही अब्बा जी जो है वो घर के अंदर दाखिल हो, वो सबसे पहले उसको अटेंशन दे, क्योंकि उसने सीख लिया है कि मैंने अटेंशन लेने का यही तरीका है कि जैसे ही मोटर बाइक आती है या दरवाज़ा खुलता है, तो मैं ये वाला बिहेवियर डिस्प्ले करूंगा, तो सबसे पहले अब्बा जी आके मुझे उठाएंगे और कहेंगे चलो चलो मैं तुम्हें बाहर लेके जाता हूँ। सो ही वॉन्ट्स टू गो ऑन अ बाइक। अब डिफाइन अ रिप्लेसमेंट, हमने ये बताना है कि हम रिप्लेसमेंट उसको क्या बताएंगे कि आपने क्या करना है। हमने वी हैव टू डिफाइन ए रिप्लेसमेंट कि बेटा फादर को अंदर आ लेने दो, और उसके बाद वो जब पानी पियेंगे फिर आप उनको मोटर बाइक की पिक्चर दो कि आई वांट टू गो आउट। देन दिस इज हाउ वी गोइंग टू टीच देम कि हमें बाहर बाहर जाना है, रादर कि आप चीजें फेंके और तोड़ना शुरू करें। और फिर जब हमने उसको सिखा दिया कि आप पिक्चर दो और बाबा आपको यस करेंगे, तो फिर हम उसको डिले टाइम सिखाएंगे। वेट 1 मिनट के लिए वेट कर लो, 2 मिनट्स के लिए वेट करो, ये पूरा प्रोग्राम चलेगा। और उसके बाद जब वो नेक्स्ट टाइम जब वो वाले साहब आएंगे और वो वेट करेगा कि वाले साहब आ रहे हैं, वो बैठे हैं, वो अपने रूम में जाएगा और पिक्चर ला के बाबा को देगा कि मुझे मोटर बाइक पे अभी जाना है। तो बाबा से कहेंगे 1 मिनट, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट, जितनी देर में वो पानी पिएगा, और फिर उठ के वो बच्चे को बाइक पे लेके बाहर चला जाएगा। अब हमने इस चीज को मेंटेन्ड रखना है जब तक वो बच्चे के प्रोटोकॉल में नहीं आ जाता, और वो बिहेवियर जो चीजें फेंकने वाला है वो रिप्लेस नहीं हो जाता। उस वक्त तक हम ये सिलसिला जो है ये कैरी ऑन करेंगे। और ये वाला तो ये एक एलिमेंट है खाली जहां पर हम काम करेंगे। दिस इज ओनली वन फंक्शन दैट हैज बीन कम्युनिकेटेड। इस तरह के जितने फंक्शंस हैं हम उनको बारी बारी केटर करना स्टार्ट करेंगे। The most important thing is that you have to see कि what happened, antecedent क्या था। हमें behavior तो is always disruptive, consequences के बच्चे की नीड पूरी हो रही है वो भी हमें नजर आ रहा है, मगर हमने antecedent देखना है हुआ क्या था, what happened and when it happened। हमने antecedent को कंट्रोल करना है, उसके लिए हमें एबीसी चाहिए है। अब जब हमने antecedent को पकड़ा तो हमने बेसिकली ये देखना है कि why did it all happen। Was the child wanting to avoid something? यहाँ पर अवॉइडेंस है। Was the child trying to avoid something? Or was it an attention seeking behavior? What was it? Or it was a tangible, he wanted to have something else for something and he started doing it। अगेन ये सब वही बनेगा जब हम एबीसी बनाएंगे, उसके बाद हम इंटरवेंशन स्टार्ट करेंगे जी।
व्हाट टू डू इन एस्केप बिहेवियर। आप अभी जिस तरह अभी कह रहे हैं कि हम क्लास में बैठे हैं और बच्चे को हम करवाने लगे हैं मैथ्स का काम, और बच्चा जो है वो रूम छोड़ के भाग जाता है, जी मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। सो हमें पता चल गया, हमने 7 डेज की बेसलाइन चार्ट बनाया। 7 डेज हमने उसका जो बिहेवियर है वो मॉनिटर किया कि व्हाट वाज हैपनिंग। उसके बाद 7 डेज के बाद हमें ये पता चला कि हम जब से ही हम बच्चे को मैथ्स के लिए खोलते हैं तो बच्चा क्लास छोड़ के भाग जाता है। सो हमें ये पता चला कि बच्चे का ये escape बिहेवियर है। अब उस escape बिहेवियर को हमने हमने रीइंफोर्समेंट के साथ उसको रिवर्स करना है। अब हम ये चेक करेंगे अगेन थ्रू टास्क एनालिसिस कि बच्चा जो मैथ्स की क्लास छोड़ के जा रहा है वो क्यों जा रहा है। उसको टीचर पसंद नहीं, उसको मैथ पसंद नहीं, व्हाट इज रॉन्ग विद द पर्सन। अगर वो बच्चे को मैथ्स का इशू आ रहा है तो हम मैथ्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे छोटे टास्क के अंदर, ताकि उसके लिए आसान हो जाए। हम मैथ्स की फुल फ्लेज 20 क्वेश्चंस के बजाय हम 10 क्वेश्चंस कर देते हैं, ताकि वो भी आसान हो और उसको वो उसमें उसको स्टार मिले और वो खुश होए। सबसे पहले वो भागे नहीं, वो अवॉइड नहीं करे उस रूम को, उस क्लास को, उस टीचर को। तो पहले हम ग्रेजुअली स्लोली स्लोली हम उस सिचुएशन में रीइंफोर्समेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ताकि बच्चा जो है वो भागे नहीं वहां पर। और हम बच्चे की जो सपोर्ट है उसको इंक्रीज करेंगे, क्योंकि अगर उसको मैथ्स में सपोज डिवीजन के इश्यूज आ रहा है तो हम उसको मजीद ब्रेक करेंगे और लॉट्स ऑफ रेपिटेशन इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ताकि बच्चे जो है, अगर उसको टीचर डांट रही है या उसको मार्क्स नहीं दे रही है, वो एलिमेंट्स हम वहां से निकाल देते हैं क्योंकि बच्चा एम्बैरेस हो रहा है, और हम वो वाला एलिमेंट बढ़ाते चले जाएंगे। तो फिर उसका वो टास्क जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट होगा। सो इसके बिहेवियर के अंदर भी हम जो भी चीज को वो अवॉइड कर रहा है उसको हम स्मॉलर टास्क में ब्रेक डाउन करेंगे, ताकि वो मैनेजेबल स्टेप्स के अंदर उसके लिए इजी हो जाए। और अगर हमें यह पता चलता है एबीसी के थ्रू कि आ, उसकी उसका अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, उसको समझ नहीं आ रहा, वो सपोज जिस तरह हम कन्वर्जन रिएक्शन में हम कहते हैं कि कन्वर्जन रिएक्शन में अगर जो पेरेंट्स हैं वो बहुत अथॉरिटेरियन हैं और एक बच्चा जो है वो बीमार हो जाता है और उसको टेम्परेचर हो जाता है सपोज 103 104, और पेरेंट्स उसको लेके चले जाते हैं हॉस्पिटल, तो वो जो आओ भगत हो रही है उस बच्चे की 103 और 104 के टेम्परेचर के दौरान, वो उसकी कॉन्शियसनेस में फॉर द पास्ट 5 to 6 years तो थी ही नहीं कि आप ये लो, ये खा लो, ये नहीं करो, ऐसे बैठो। और बच्चा जो है वो जो मांग रहा था वो उसके अथॉरिटेरियन पेरेंट्स उसको दे रहे थे। उसने सीख लिया कि जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरी चीजें या मुझे डांटना बंद कर देते हैं, तो वो अपना सिकनेस बिहेवियर कैरी ऑन करना शुरू कर देगा। आप उठेगा नहीं बेड से, मेरे से उठा नहीं जा रहा, मेरे से उठा नहीं जा रहा, क्योंकि 104 में वो नहीं उठ सकता था, वो तो उठा ही नहीं जाएगा। हालांकि डॉक्टर्स आके चेक करेंगे, नहीं जी इज फाइन, ही इज नथिंग रॉन्ग विद इट, ऑल द ब्लड टेस्ट एंड ऑल द रिपोर्ट्स आर क्लियर, ही शुड गेट अप। लेकिन वो कह रही जी उठ नहीं रहा। क्यों नहीं उठ रहा? क्योंकि अचानक से उसको उसको उसने ये सीख लिया कि अगर मैं बीमार होता हूँ तो मेरे माँ बाप मुझे नहीं डांटते हैं। तो उसने वो रोल जो है वो अडॉप्ट कर लिया। सो ही लर्नड समथिंग रॉन्ग। वी हैव टू टीच हिम कि बेटा आप कहेंगे अटेंशन सीकिंग आपको चाहिए थी ना, कि माँ बाप आपको अटेंशन दे, तो अटेंशन लेने के और भी अप्रोप्रिएट तरीके हैं, हम वो मैनेज करेंगे। बच्चों को भी सिखाएंगे और पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करेंगे कि बच्चे को आपने अटेंशन देनी है, ताकि वो इस तरह का बिहेवियर जो है वो ना डिस इम्प्लीमेंट करे, जिसको हमें रिप्लेस करवाना पड़ रहा है क्योंकि उसने गलत तरीके से सीख लिया है। हाँ जी, अब पूछे जी, क्या पूछना है आपने? अच्छा मैम, हमारे सेंटर में ही एक बच्चा है।
एक तो उसमें रेपुटेशन बहुत ज्यादा है, मतलब वो कंटिन्यूअसली जब से आते हैं वो एक ही बात करते हैं, पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है। और मतलब नॉन स्टॉप वो बोलते ही रहते हैं, चुप ही नहीं होते। फिर ये है कि क्लास में उनको थोड़ी देर थेरेपी होती है, बैठते हैं वो, और जैसे ही कोई बंदा अंदर आएगा वो फिर शुरू हो जाते हैं। किसी को देखेंगे तो फिर उनका शोर शुरू हो जाता है कि बाहर जाना है, पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है। और फिर वो जो कंटिन्यूअसली रोते हैं तो फिर वो ऑफ टाइम तक रोते ही रहते हैं। हाँ जी, आप हमने ये देखना है कि बाबा क्या कर रहे हैं, क्या वो करें क्या बाबा, कर, व्हाट वो इज द सुबह आते बाबा। हैं, ड्रॉप करके वो चले जाते हैं। नहीं, बाबा जो है, पापा उस बच्चे को कौन सी रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं जो हम नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से उसको अब्बा जी याद आ रहे हैं। लेकिन एक चीज ये भी मैंने नोट की कि यहाँ पर वो कंटिन्यूअसली बोलते रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनके पेरेंट्स आते हैं तो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं वो। इनकी रेपुटेशन और सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो जाती बिकॉज हैं। ही वॉन्ट्स टू गो विद द फादर। वाई डज ही वॉन्ट्स टू गो विद द फादर? चलिए बताएं वाह, वाई। अब वाई हम कैसे कैसे बताऊं? देखेंगे? वाई हम एबीसी के थ्रू बिल्कुल। देखेंगे। हम अच्छा। देखेंगे कि हम उसको क्या काम करवा रहे होते हैं जिस पे वो अपने बाबा को याद नहीं करता, और वो काम जो है वो किसी न किसी रीइंफोर्समेंट के थ्रू उसमें बिजी रहता है और अपने बाप को याद नहीं करता। क्या सोशल रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं? क्या नेचुरली उसको बाहर झूलों पे लेके जा रहे हैं? या वो कोई कलरिंग कर रहा है तो हम उसको स्टार या कोई खाने की चीज दे रहे हैं, कोई टोकन दे रहे हैं उसको? हमने उसको उस बिहेवियर से हटा के हमने उसको क्या रिइंफोर्समेंट दी जिस टाइम पीरियड में उसने अपने बाप का नाम नहीं लिया? व्हाट इज दैट? कि मुझे लगता है मेन कि वो लोगों के साथ बैठना नहीं चाहते, क्योंकि अगर थेरेपिस्ट वन ओके ऑन वन फाइन। सेशन ले रही है तो ही वॉज ओके। मतलब बहुत खुश होते हैं, वो हंस रहे होते हैं, वो एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही क्लास में उनको बिठाएं दो तीन बच्चों के साथ तो फिर वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ठीक है, हमें पता चल गया ना कि सोशल एंजाइटी है, हम्म। फियर है। तो हम उस क्लास में उसको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक बच्चे के साथ फुल 1 वीक के लिए, और उसको शेयर्ड प्लेइंग करवाते हैं। हो सकता है ही हैज अ बैड एक्सपीरियंस विद द कजन्स हु आर हिटिंग हिम एंड ही फियर्स इट। सही। तो फिर हम एक बच्चे के साथ 3 दिन 4 दिन, जब तक उस बच्चे के साथ रिलैक्स नहीं हो जाता, फिर 4 या 5 दिनों के बाद हम दूसरा बच्चा लेके आएंगे, ग्रेजुअली तीसरा बच्चा इंट्रोड्यूस करवाएंगे अगेन फॉर 3 to 4 days, जब तक वो दोनों का साथ इंट्रोड्यूस नहीं हो जाता। फिर हम तीसरा बच्चा लेके आएंगे अगेन 3 to 4 days या 5 days, जब तक वो उन तीनों के साथ रिलैक्स नहीं हो जाता। फिर फोर्थ चाइल्ड, जब तक वो उन तीनों के साथ, चारों के साथ रिलैक्स नहीं हो जाता, हम वही पॉजिटिव प्ले, टोकन, सोशल रिइंफोर्समेंट, नेचुरली अकरिंग बिहेवियर्स हम उसी के साथ करते रहेंगे, तालियां बजाएंगे, उन बच्चों को ग्रुप में इन्वॉल्व कर लेंगे सो दैट ही रिलैक्सेस विद 4 of them। फिर 5 को इंट्रोड्यूस करवा दें। 5 का ग्रुप जो है वो काफी होता है। सही फाइव से। 5 के ग्रुप के अंदर वो रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता अंदर क्लासरूम में लेके जाते हैं। क्लासरूम में भी लेके जाएंगे तो वो सोचेंगे कि क्या हुआ। सही। क्लासरूम में कौन सा बच्चा, कौन सी चीज उसको तंग कर रही है? सही से। लेकिन वो आप मुझे प्लान बना के मेरे साथ शेयर करेंगे तो मुझे पता चलेगा। ठीक है, ठीक है। कब करेंगे? मंडे को इंशाल्लाह स्कूल जाएंगे, फिर मैं करती हूँ दोबारा से सारी ऑब्जर्वेशंस, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है। रीइंफोर्समेंट्स आपने अपने जहन में रखनी है। एज अ थेरेपिस्ट ना, नेगेटिव इन्फोर्समेंट्स हम कम इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के साथ डांट डपट नहीं करनी है। छोटे छोटे से बच्चे हैं बेचारे, उनको क्या डांट डपट करना शुरू कर दो। मोहब्बत के साथ चलें, उनको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दें, सोशल रिइंफोर्समेंट दें, नेचुरल रिइंफोर्समेंट्स दें, उनको साथ खाए पिए हल्ला गुला करें। एक तो वैसे हम्म। डिसेबिलिटी, और उसके फिर उसके ऊपर हम उनको डांट डपट करना शुरू कर दें, तो बेवकूफ़ी किसकी है? बेवकूफ़ी तो हमारी है ना, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू गो अलोंग विद देम।
वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैम। एक छोटा सा बच्चा है, वो रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। इट इज वी हु हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई द चाइल्ड इज क्राइंग। द चाइल्ड बिल्कुल। इज नॉट स्टूपिड दैट द चाइल्ड इज क्राइंग। ये जो आपने जिस क्राइंट की बात की है, वो बाबा 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 कह रहे हैं, देर मस्ट बी अ वेरी वैलिड रीजन दैट द चाइल्ड इज आस्किंग फॉर द फादर टू कम बिकॉज ही इज फीलिंग सो इनसिक्योर। Who will take his father's position? Who will swap with his father's position? आप किसी किसी थेरेपिस्ट की ड्यूटी लगा दें कि आप इसके साथ बैठें, कोई इसको डर ना लगे किसी बच्चे से। सही से। तो जब वो चेंज करेगा तो वो रिलैक्स हो जाएगा। सो इट डिपेंड, जब हम बच्चों को रीइंफोर्समेंट्स में हम उनको उलझा के रखते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स आपने बाद में देनी है, जब आपको लगे कि चीजें नहीं सेट हो रही हैं, तो आप वो चीज वहां से उठा लेते हैं। मतलब बच्चा जो है, हम उसको कहते हैं कि आपने रूम क्लीन करना है, तो हम आपको जो है वो आपको टीवी लगा के देंगे। अब जब बच्चा है वो रूम नहीं क्लीन कर रहा, तो जो रीइंफोर्सर है, रिमोट, वो आप उठा लें वहां से। अब रिमोट के उठा लेने से हम उसे कहेंगे, रिमोट आप मेरे हाथ में है, फर्स्ट यू जस्ट क्लीन एवरीथिंग, देन यू गेट अ रिमोट। जब वो क्लीन करे, आप फौरन उसको रिमोट दे दें। सो बिल्कुल। आप, दिस इज नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, कि जो चीज उसको पसंद थी हमने वहां से वो उठा ली, कि पहले ये काम होगा तो आपको आपकी चीज मिल जाएगी। और पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट क्या होगी? वो कर लेगा तो हम पॉजिटिवली उसको वो चीज दे देते हैं, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। रिमोट पहले 5 मिनट के लिए था, वो 10 मिनट के लिए खेल ले। सो बेसिकली नेगेटिव और पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट के प्ले के थ्रू ही हम चलते हैं। जब पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट्स अच्छी हो जाए, तो फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता आप उसको ग्रेजुअली टोकन के लिए कर देते हैं, ताकि वो सोशलाइजेशन और नेचुरल रिइंफोर्समेंट्स की तरफ वो चेंज हो जाए। सही से। हाँ जी। मैंने आपके तीनों के सवाल जवाब दे दिए, और पूछा, मैं आपने क्या पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन। और तो ऐसे